सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज जिस घटना के बारे में आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूँ, बड़ी मार्मिक और दुखदाई घटना है। कल उसको लेकर मैं बहुत आहत था, इसलिए आपके बीच में इस बातों को भी, इस विषय को लेकर मैं नहीं आया। परसों हम लोग सभी लोग हथीदाह में दरियापुर और महेंद्रपुर गांव गए थे। इस दोनों ग्राम में दो बड़ी जघन घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही दुर्दायी है, और आप अगर वहां जाकर स्थिति को देखेंगे तो इतनी भयावह स्थिति है। जो पीड़ित परिवार है, इतना गरीब परिवार है, अगर आपके आंखों में आंसू ना आ जाए, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदना है तो आप उस घटना को देख के बहुत मर्माहत होंगे। पहली घटना जो है वो महेंद्रपुर गांव की है। वहां 15 साल की एक बहन को रात में उसके घर में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों ने जिंदा जला दिया। उनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माताजी का भी दोनों हाथ बुरी तरह से जला हुआ है। और दूसरी जो घटना है वो दरियापुर ग्राम का है। वो तो मतलब कहिए कि ऐसा घटना है कि मुझे कभी कभी शंका होती है कि ऐसे लोग को हम मानव कैसे, ये इंसान कैसे मान लें। 3 साल की एक बच्ची को उसके घर के द्वार पे ही उसके पड़ोसी ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ऐसे लोग को इंसान कैसे कहा जाए, किस सोच के लोग आज हमारे समाज में पैदा हो गए हैं। इन बातों का आपके बीच में मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दोनों जो घटना है, दोनों में परिवार बहुत गरीब है, बहुत दुखद स्थिति है दोनों परिवार की, और उनको प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सहायता नहीं मिला है। महेंद्रपुर की घटना में सब लोग गए तो प्रशासनिक अधिकारी, मगर अभी तक कागजी कार्रवाई के अलावा कोई मेजर कार्य होता हुआ पटल पे मुझे दिख नहीं रहा है। कल सुनने में आया है कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इसमें कितनी सच्चाई अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। और जो दूसरी घटना है दरियापुर, उसमें आज समझ लीजिए 4था दिन होने जा रहा है, पर अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उस परिवार के मदद के लिए आगे नहीं आया है, ना गया है। उन्हें इस घटना की जानकारी है क्योंकि दूरभाष पे जब बात हुई तो वीडियो साहब ने बताया कि भाई हमें इस घटना की जानकारी है, मगर वो अभी तक गए नहीं है। तो कितना अमानवीय पक्ष है अधिकारियों का, आप इस चीज को समझिए। उस पीड़ित परिवार का 30 से 40 हजार रुपया खर्चा हो गया है। बहुत ही बेहद साधारण गरीब परिवार है, और इस हालत में भी पीएमसीएच में जब निर्भया फंड बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग फंड है ऐसे केसेस में पीड़ितों को देने का, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे परिवार को 30 से 40 हजार रुपए खर्च कर देना, जो अभी कोरोना के काल में आप समझ रहे हैं कि जो गरीब तबका है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, और उस बीच में ऐसी एक घटना हो जाए तो उनका जीवन यापन और उस बच्ची का इलाज कैसे चलेगा। तो एक बड़ा ही अमानवीय पक्ष है प्रशासन का और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, मगर इसी घटनाक्रम के बीच में जब मैं वहां से लौटा तो हमने सोचा कि इस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ पीड़ितों से मिलने से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी घटनाएं बिहार में लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जब ऐसी घटनाएं बिहार में बढ़ती जाएंगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के द्वारा और अफसरों के मिली भगत के द्वारा इस पूरे स्लोगन को फेल किया जा रहा है, करते हुए दिख रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि एक गठजोड़ नेक्सस क्रिएट हो रहा है, अपराधियों के मन से डर खत्म हो रहा है। अपराधी कुछ डरते ही नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इसमें कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि इस पे क्या किया जाए। सिर्फ लोगों से मिलने से उनका दुख कम करना ठीक है, जायज है, मगर इसके पीछे कुछ एक पहल होनी चाहिए। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी पत्र लिखा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिखा है मैंने, और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को भी लिखा है, एनसीडब्ल्यू को भी मैंने लिखा है कि आप संज्ञान लें इस मामले में। दोनों मामला बड़ा गंभीर है, आप लोग इसमें संज्ञान लें। और इसी क्रम में आज मैं अभिभावक तुल्य श्री दिलमणि देवी जी, जो हमारे बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, मैं उनसे मिला, और उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक इस मसले को सुना, समझा इस मामले को, बड़ी संवेदना के साथ उस पीड़ित परिवार के लिए बड़ी वो भावुक भी हो गई, और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने कोरोना है, इस वजह से उनका उम्र भी हो गई है,
तो उन्होंने फोन पे ही कोरोना काल में उन्होंने कहा कि नहीं, जितना भी संभव हो हम इसका मदद करेंगे। और उन्होंने अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को उन्होंने फोन पर इस मामले की पूरी जानकारी ली, उन्हें डांटा भी, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सरकार का एक फंड होता है जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है, तो 3 से 3.5 लाख से 8.5 लाख का वो एक अमाउंट है, उसमें से उन्होंने कहा कि उन्हें जरूर सहायता राशि मिलेगी। और निर्भया फंड से भी उनको सहायता दिलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आपने इतनी संवेदना से एक पीड़ित परिवार के लिए आपने सोचा। ऐसे संवेदनशील लोग ही जो आज समाज में कुछ बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही जो कहीं भी थोड़ा बहुत न्याय का जो हमें एक आशा की किरण दिखती है कि न्याय हो सकता है ऐसे पीड़ित गरीब परिवारों के साथ, तो इसलिए हमने ये पहल लिया और इसमें हमें उनका बहुत सहयोग मिला। इसके लिए मैं फिर से उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप सभी लोग भी महिला आयोग को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भले मुख्यमंत्री जी के कान पे जू रहेंगे ना रहेंगे, मगर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितने सक्षम लोग हैं उन्हें इतनी चिट्ठियां लिखें, इतना बार उन्हें इस घटना का याद दिलाएं कि इस मामले का वो संज्ञान लें, कुछ कार्रवाई करवाएं। क्योंकि जब तक अगर हम लोग जब पटल पे कोई इस तरह की एक मुहिम नहीं छेड़ेंगे, तब तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपराधियों के साथ गठजोड़ बनाकर इसी तरीके से जो पीड़ित और गरीब परिवार है उसको न्याय नहीं देंगे, न्याय के सारे रास्ते बंद कर देंगे। इसलिए आप सभी से भी मेरा अपील है, आप सभी लोग भी पत्र लिखकर इन सभी लोगों को आप जानकारी दें घटना की और इसमें उचित न्याय की मांग करें, उनके आर्थिक मदद की मांग करें। क्योंकि आप लोग जब इस मुहिम को अपने हाथ में ले लेंगे तो एक बड़ा ये मुहिम होगा, इससे सरकार को कुछ ना कुछ तो देखिए करना पड़ेगा। और माननीय दिलमणि देवी जी ने जो हमें आश्वासन दिया, इससे मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जरूर इस परिवार को कोई सहायता मिलेगी। और अंत में मैं जनप्रतिनिधियों की, जैसी मैं बात कर रहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से भी तो कुछ सहायता नहीं मिली है, मगर जो मोकामा एरिया के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, कैबिना मंत्री हैं, कभी तो कहते हैं कि हम बिना खून निकले हुए ही होम्योपैथी इलाज करा देते हैं, और दूसरे जो अधिक वक्ता सिंह जी हैं और वाचाल कुमार के नाम से भी हम उन्हें कभी कभी कहते हैं, मोकामा क्षेत्र को ऐसे तो लेके वो एकदम ताल ठोकते रहते हैं, मगर आपके गृह क्षेत्र में ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, एक ही दिन में 2 बड़ी घटना हो जाती है और आपके मुखमंडल से एक शब्द नहीं निकलता है, एक वाणी नहीं सुनाई देता है, तो बहुत ही दुखद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कैबिना मंत्री हैं, सरकार के बहुत बड़े करीबी सहयोगी हैं मुख्यमंत्री के। हमारे 100 बोली और आपकी 1 बोली में अंतर है। अगर आप एक बार कहेंगे और आपके गृह क्षेत्र का मामला है, तो आज हमें इतना शायद कहने का या इतने लोगों से मिलने का, इतना पत्र लिखने का जरूरत नहीं होता। आपका मुझे तो समझ में नहीं आता, एक ही परिवार के पीछे आप दिन भर एक ही विषय पे आप लगे रहते हैं, मगर जो इतना संगीन मामला है, इतना मार्मिक मामला है, इसमें आपका एक भी स्वर ना निकलना, ये कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा है। आप प्रवक्ता रहे हैं, आप कैबिना मंत्री हैं और आप खुद किसी राजवाड़े खानदान के नहीं हैं, आप खुद एक साधारण परिवार से आप राजनीति में आए, परिवार आप बहुत ऊपर गए राजनीति में, आप खुद वहां पे आप जाइए, आप उस परिवार को देखिए, उस परिवार की स्थिति देखिए, आप बहुत बाखूबी समझेंगे। और मुझे लगता है कि आप में भी संवेदना है, संवेदना आप में, मुझे लगता है ऐसा कि आप में भी संवेदना मरी नहीं है। अगर संवेदना नहीं मरी है, माननीय मंत्री महोदय, आप वहां जाएं, आप उस परिवार, दोनों परिवार की स्थिति देखें और उसके बाद भी आपका दिल ना पसीजे तो भगवान ही मालिक है फिर आपका। एक परिवार के जो आप उससे ग्रसित हैं, उस परिवार का क्या करना है, नहीं करना है, ये समाज देख रहा है, पब्लिक देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता उसका हिसाब करेगी। मगर ऐसी घटनाओं पे तो कम से कम कुछ बोलिए। ऐसी घटनाओं पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोगों का जो विश्वास आपके ऊपर है इतना बड़ा, आपके गृह क्षेत्र के लोग जितनी उम्मीद से आपको देख रहे हैं कि भाई कैबिना मंत्री हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे, तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी, इस पे भी मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, 2 शब्द बोल दें आप। आपके बोलने से भी वहां के अधिकारियों को शायद कुछ असर पड़े। ऐसे तो एक ये जो गठजोड़ अपराधियों का आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिली भगत में जो आप बना रहे हैं, ये जो दीवार खड़ी कर रहे हैं झूठ के पुलिंदों की, ये अपराध की जो आप
दीवार बना रहे हैं, जिसे आप पुख्ता कर रहे हैं बिना कुछ बोले हुए, जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बोलिए प्रभु। नहीं बोलिएगा तो आने वाला समय जनता इस चीज को भी देख रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी आप थोड़ा संज्ञान लें। आपके गृह क्षेत्र का मामला है, पटना राजधानी से बगल में जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं तो सुदूर इलाके में क्या हाल है आज लॉ एंड ऑर्डर का, ये तो भगवान ही मालिक है। अगर वो जंगल राज था तो इसे फिर हम दानव राज क्यों ना कहें, ये आप ही बताइए। धन्यवाद।